हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं? आप सभी ठंड बहुत हो रही है इसलिए अपने घर से बाहर मत निकलिएगा क्योंकि वायु भी प्रदूषित है, इसलिए अपने घर पे बैठ के ही तैयारी कीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले अगर कोई नया स्टूडेंट आज ही जुड़ा हुआ है जिसने आज ही हमारी वीडियो को देखा है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और उन सभी को शेयर ज़रूर कीजिएगा जो लोग अभी सी टेट या यूपी टेट या सुपर टेट देना चाहते हो या उन सभी की तैयारी करना चाहते हो या जिन लोगों की बीएड या बीटीसी हो चुकी हो, जो भी हो चुका हो, जो अभी टीचर्स के लिए तैयारी कर रही हो, उन सभी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। कल हम लोगों ने अपना स्टार्ट किया था सीडीपी वाला जो प्रोसेस है वो हमने किया था। अभी इसकी दूसरी वीडियो है यहाँ पे। कल आई होप कि आपकी समझ में सब कुछ आ गया होगा कि हम लोग ने सबसे पहले विकास पढ़ाया था। विकास के बारे में आपको पता होना चाहिए विकास क्या होता है। कल हम लोगों ने सिर्फ इतना ही पढ़ा था कि विकास की अवधारणा क्या होती है। अधिगम के बारे में हमने टच नहीं किया था क्योंकि सबसे पहले आपको विकास ही पता होना चाहिए विकास क्या होता है। अगर आपको विकास, वृद्धि, ये सारी चीज़ें पता चल गई तो आपको आगे जितने भी थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं तो उसमें अगर हम विकास के बारे में बताएंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि वो क्या होते हैं। ठीक है। लेकिन आप हमें कमेंट्स नहीं करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे पहले वाली जो वीडियो हमने क्वेश्चन सीरीज़ बनाई थी उसमें हमने 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे लेकिन आप लोगों ने वो दोनों भी सॉल्व नहीं किए। वो दोनों ही हिंदी के क्वेश्चन थे। आप उन्हें एक बार पढ़िएगा और उन्हें उनके क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। तो हम आज अपना जो ये पहला वाला जो हम सिलेबस के आधार से पढ़ा रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे कि पहले हमने थ्योरीज पढ़ा दी, ये कर दी। जब आपको इस पूरे सिलेबस बताया गया था उसको भी पढ़िएगा कि सिलेबस हम पूरा ही कराएंगे आपको। सिलेबस के आधार में क्या होता है कि सबसे पहला ही चैप्टर यही है कि विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध क्या होता है। विकास का अधिगम से क्या संबंध है। अधिगम आप लोगों को पता होना चाहिए कि अधिगम क्या होता है। अगर आपको अधिगम पता चल गया कि अधिगम का मतलब क्या होता है। अधिगम का मतलब क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखना। इसका मतलब क्या होता है कि लर्निंग का मतलब आप लोगों को अब ये समझ आ गया होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है सीडीपी में, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि आपको उन्हें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे सिर्फ हिंदी में पढ़ेंगे कि अधिगम क्या होता है तो बहुत ज़रूरी नहीं कि वो आपकी समझ में भी आ जाएगा। इसलिए उसकी इंग्लिश ज़रूर पढ़िएगा कि इंग्लिश क्या होते हैं। इंग्लिश से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आसानी से समझ आ जाती है। अब इसका मतलब लर्निंग होता है। बहुत से स्टूडेंट लर्निंग के नाम से ही समझ गए होंगे कि लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखना। हम किसी को बोलते हैं कि लर्न करके आना। लर्न का मतलब क्या होता है, याद करना। और यहाँ पे भी क्या होता है, लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखना, किसी चीज़ को सीखना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि पहले ये छोटा सा बच्चा है, ये क्या करेगा, छोटा सा ही होता है, पहले तो बेड पे ही लेटा रहता है। उसके बाद ना कोई हाथ का मूवमेंट करता है, ना सिर्फ फेस के मूवमेंट से पता चलता है। फेस से रो रहा है तो पता चल जाएगा, हंस रहा है तो भी पता चलता है। लेकिन इस बच्चे का कोई मूवमेंट नहीं होता है उसके बाद। लेकिन जैसे जैसे ये थोड़ा बहुत बड़ा होता है, इसके अंदर विकास होने लगता है, वृद्धि साथ साथ में चलने लगती है। तो ये क्या होता है कि घर वाले जैसे मूवमेंट करते हैं, हाथों को ऊपर उठाते हैं, ऐसे करते हैं उसके सामने, तो ये भी कोशिश करता है उसी तरीके को सीखने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बच्चा सीख रहा है तभी तो आगे बढ़ रहा है। अगर ये बच्चा पहले घुटने के बल में चलता है और इसके घर वाले, इसके माँ बाप इसको आगे उठाकर चलाने की कोशिश करेंगे कि बच्चे ऐसे चलो ऐसे चलो, तो ये क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद फिर उस उन्हीं की तरह खड़ा होकर चलने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बच्चा सीख रहा है। सीखने को ही क्या बोलते हैं हम, लर्निंग।
जैसे बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि हमें नहीं पता होता है। लड़कियों को खाना बनाने के लिए जब कहा जाता है कि खाना बनाना सीखो, इस सीखना क्या होता है, कोई भी नई चीज़ को सीखना, पुरानी चीज़ को छोड़ते हुए नहीं करना कि पुरानी चीज़ को भूल जाए, नहीं, पुरानी चीज़ को भी कोरिलेट करके नई चीज़ों को सीखा जाता है। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज़ की अगर आपको बात करें, बहुत से अगर आप लोग सबसे पहले साइकिल चलाना सीखते हैं और उसके बाद आपको कहा जाए कि आपको बाइक चलानी है, तो क्या आप बाइक से पहले साइकिल भूल जाएंगे कि साइकिल कैसे चलती है? साइकिल साइकिल से आधार पे ही तो आप बाइक बहुत आसानी से चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको साइकिल चलानी ही नहीं आती है तो आपको बाइक चलाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बाइक को क्या कर रहे हैं, बाइक से पहले आपने साइकिल को ही भूल गए कि वो साइकिल कैसे चलेगी, या हमसे चलानी नहीं आती तो दो पहिया वाहन को हम नहीं चला सकते, तो आप बाइक को भी नहीं चला सकते। तो इसलिए मतलब क्या होता है कि पुरानी चीज़ को कोरिलेट करके, यानी कि उसका उसके साथ संबंध जोड़ के आप नई चीज़ को सीखते हैं, नई चीज़ को और नई बनाते हैं, फिर नया कुछ सीखते हैं, उसके अलावा कुछ और सीखते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चा अपनी पूरी लाइफ कुछ न कुछ सीखता रहता है और इसे सीखने को ही अधिगम बोलते हैं। और इसका विकास के साथ क्या संबंध है? जब हम कोई चीज़ सीखेंगे तो हमारे अंदर एक समझ आएगी, हमारा व्यवहार अच्छा हो जाएगा, हम दूसरों के साथ बात करना अच्छे से सीख जाएंगे। इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ों को जो नहीं समझ पाते हैं, अगर हम उनसे नई चीज़ को समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारा डेवलप उतना ही अच्छा होता चला जाएगा, हम लोगों को समझने लगेंगे। यदि आप अगर यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं, अगर आपके पास दो पिल्ले हैं, छोटे से आपके पास दो पिल्ले हैं, बहुत छोटे से हैं जिनकी आंखें भी नहीं खुली, अगर आपके पास फिर दो पिल्ले हैं, ये है यहाँ पे और एक यहाँ पे है, आपने इन दोनों को क्या किया, इन दोनों को आपने एक को घर में रखा, जिसका जिसका पूरा का पूरा भार आपका, अगर इस पिल्ले का भार आप अपने घर पे रखे करेंगे, यानी कि इसका पूरा लालन पोषण, इसको खिलाना पिलाना सिखाना, जो भी आप इसको सिखाएंगे वो आप इसको सिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसको क्या किया, इसको आपने किसी बाहर छोड़ दिया, जंगल में छोड़ दिया या खुले स्थान पर छोड़ दिया, तो आप इन चीज़ दोनों को ही देखिएगा कि दोनों में अंतर क्या होगा। एक वो होगा जिसने परिस्थिति के अनुसार अपने आप को नहीं ढाला, आपने इसको सिखाया तब इसको समझ आया। ये क्या करता है, ये खुद उस परिस्थिति का सामना करता है, उन चीज़ों को सीखता है, तब वहाँ पे खुद को ढाल लेता है स्वयं। इसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ आप इसे जितना सिखाएंगे ये सिर्फ उतना सीखेगा। लेकिन ये क्या हुआ, ये उन चीज़ों को भी सीखेगा जो नहीं सीखनी चाहिए, ये हर चीज़ को सीखेगा। अब इस पे डिपेंड करता है कि ये कौन सी चीज़ को सीखना चाहेगा, पसंद करेगा, या फिर कौन सी चीज़ को छोड़ना पसंद करेगा। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने इसको घर में वही चीज़ सिखाई जो आपको अच्छी लगती थी। इसीलिए आपके पास दो बच्चे हैं, यहाँ पे भी अगर आप उसी चीज़ को सिखाएंगे, एक छोटे से उसको एनवायरनमेंट में रखेंगे और उसको आप वही चीज़ सिखाएंगे जो आप उसे सिखाना चाहते हैं। यहाँ पे वो खुले वातावरण में लोगों से मिलता है, बातचीत करता है, नई नई चीज़ें सीखता है, नया व्यवहार सीखता है, नई संस्कृति सीखता है, नई भाषा भी सीखेगा। तो इस बच्चे का डेवलपमेंट और इस बच्चे का डेवलपमेंट में आपको बहुत अंतर मिलेगा कि एक बहुत सीमित हो जाएगा और दूसरा बहुत सारी चीज़ों को अपनी एज से पहले ही सीख जाता है। इसलिए लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, इस एनवायरनमेंट के बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को अगर आप कुछ सिखा रहे हैं तो उसको इसके चारों तरफ एक दीवार का घेरा मत बनाइएगा। क्या आपने उसके अंदर एक आपने बहुत सीमित चीज़ें रख दी है कि नहीं आपको यही सीखनी है, जब तक उसे ये नहीं बताएंगे कि ये चीज़ गलत है, इस एनवायरनमेंट में यहाँ आपको ये चीज़ गलत मिलेगी, ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको बताना पड़ेगा। छोटा बच्चा है, उसको नहीं समझ आएगा कि कौन सी चीज़ गलत होती है, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखानी पड़ती है। ये बात सही होती है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो खुले एनवायरनमेंट में होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को, गलत चीज़ को गेन कर लेता है, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन यहाँ पे भी ज़रूरी है तो नहीं है कि आप उसे घेरे में बंद करके रखिए, उसे दीवार का एक वो बना दे कि नहीं बच्चा ये चीज़ गलत है, गलत है, गलत है। आप उसे हर चीज़ ही गलत बताएंगे, आप उसे खुलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, उसको समझने का मौका नहीं दे रहे हैं, ना ही आप उसके सामने उसकी परिस्थिति का सामना करने के लिए आप उसे बोल रहे हैं। वो ऐसा हो जाएगा कि बहुत सीमित हो जाएगा, अपनी चीज़ों को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखेगा, ना ही वो कुछ बाहर की चीज़ों को सीखने का प्रयास करेगा और ना ही वो खुलने की कोशिश करेगा। और
इस सोसाइटी में, इस दुनिया में अगर जीना है तो खुद को खोलकर जीना पड़ेगा। पूरे उस सोसाइटी को समझना पड़ेगा, सोसाइटी के लोगों को समझना पड़ेगा, बाहर के लोगों को समझना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा, उनकी भाषा को भी समझना पड़ेगा कि सामने वाला कैसा है, कैसी बातचीत कर रहा है, उसकी भाषा को भी समझो। तभी आप दूसरे के व्यवहार को समझ पाओगे और तभी आप एक सही वे में आपका पूरा का पूरा विकास होता है। और विकास उसी को बोलते हैं जिस बच्चे का पूर्ण विकास हो। आई होप कि इतनी समझ आ गया होगा कि अधिगम क्यों ज़रूरी है, विकास के लिए क्यों ज़रूरी है, विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होती है। ये सारी चीज़ आपको बहुत आराम से समझनी पड़ेगी। इसके लिए आपको पूरा सीडीपी एकदम से समझ आने लगेगा। अगर आप इस समझने की कोशिश करो कि विकास क्या है, हाँ मुझे पता है विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होती है मुझे भी पता है, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ने ये सारी चीज़ें पहले पढ़ रखी होगी, उनके लिए और भी अच्छा है, वो आराम से सुन सकते हैं और भी उनके लिए वो रहेगा उनको। लेकिन जिस लोगों ने बच्चे ने अधिगम ही नहीं पढ़ा होगा उसको समझ ही नहीं आएगा कि अधिगम क्या होता है। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको आगे अधिगम अधिगम में ही सिखाए जाएंगे, आपको ये नहीं बताया जाएगा कि अधिगम क्या होता है। इसको आप अगर पहले ही समझ लो कि पहला ही चैप्टर इसलिए दिया जाता है ताकि आप उन चीज़ों को समझ सके, आगे आपको इन चीज़ों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इसे पहले ही वो करेंगे कि नहीं अधिगम ये होता है, याद कर ले, याद करने से चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। और सीटेट अगर आपको निकालना है तो सीटेट के लिए आपको पूरा का पूरा उस एक एक वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी पूरा सिलेबस के आधार पर ही आपको उन वर्ड के आधार से ही आपको 10 से 12 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब हम आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे, हम पढ़ा रहे हैं आपको सिद्धांत। सिद्धांत से आपने अगर पुराने पेपर पढ़े होंगे ना तो आपको सिद्धांत से पता चल गया होगा कि सिद्धांत से 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये सिद्धांत क्या होते हैं, पहले आपने ये चीज़ ज़रूर पढ़ ली कि विकास क्या होता है। विकास एक क्रमबद्ध तरीके से चलता है। आपको ऐसे भी ऑप्शंस पूछे जाते हैं कि विकास के बारे में बताइए या फिर विकास क्या होता है, आगे डैश डैश करके आपको ऑप्शंस दे देगा कि विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है या विकास एक चक्रीय प्रक्रिया है या विकास एक लाइनर यानी कि ऐसे सीधा चलने वाला प्रोसेस होता है या नहीं होता है। और क्या पूछ सकता है, विकास क्या होता है, विकास एक सीमित अवस्था में होता है या विकास एक सीधी लाइन में चलने वाला होता है, विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया नहीं है। तो आपसे कभी कभी नेगेटिव क्वेश्चन जरूर पूछता है, ऊपर से आपको पॉजिटिव क्वेश्चन ले रहा है लेकिन नीचे से आपको क्या करेगा, फिर नेगेटिव क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देगा। जिससे अगर आप पॉजिटिव सेंस में चल रहे हैं खुद को, एक अचानक से अगर आपके पास नेगेटिव क्वेश्चन दे देगा तो वहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन आराम से गलत हो जाते हैं बहुत से। लेकिन ये क्वेश्चन तब गलत होते हैं जब अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है पुराने पेपर की। अगर आपने पुराने पेपर्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, टाइमिंग भी की है, आपने पहले प्रोसेस वो किया है, अगर आपका सीडीपी अच्छा है तो पहले सीडीपी करो, फिर उसके बाद हिंदी अच्छी है तो हिंदी करो, उसके बाद अगर आपकी एसएसटी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, चीज़ों को समझा है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, पुराने प्रीवियस क्वेश्चन भी पढ़े हैं, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप समझ जाएंगे कि नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि पुराने पेपर ज़रूर पढ़िएगा। इससे आप लोगों की जो गलतियाँ हैं छोटी छोटी वो आपको क्लियर समझ में आने लगेगी और वहाँ पे आपकी गलतियाँ कम होने लगेगी। लेकिन आप जो समझते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमें क्या ज़रूरत है प्रीवियस पेपर क्वेश्चन पढ़ने की, हम तो वहीं बैठ के ही कर लेंगे। और फिर वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको टाइमिंग ही ख़राब हो जाती है, उनके सिर्फ 2 या 3 ही क्वेश्चन प्रोसेस पूरे हो पाते हैं जो 30 का नंबर का एक होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या पढ़ा रहे हैं, सिद्धांत। सिद्धांत में सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखा हुआ है निश्चित प्रतिरूप। आपको पता होना चाहिए निश्चित प्रतिरूप क्या होता है। इसमें क्या होता है कि एक निश्चित प्रतिरूप होता है, जैसे इसकी इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक क्या होती है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको आप लिखिए ज़रूर तभी आपकी समझ में आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, मस्तकाधोमुखी दिशा। अब आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि ये हिंदी में, इतनी कठिन हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, हिंदी में यही मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप इसकी इंग्लिश की बात कर रहे हैं कि इंग्लिश में क्या मिलेगा, तो इंग्लिश में आपको क्या मिलता है, सेफेलोकॉर्डल। सेफेलोकॉर्डल की इंग्लिश क्या होती है, CEPHALOCAUDAL।
DAL। अगर आप इसे इंग्लिश में भी करेंगे तो भी अच्छा है, हिंदी में करेंगे तो ये मिलेगा आपको। अब यहाँ पे अभी कहेंगे कि निश्चित प्रतिरूप क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो मस्तनोमुखी होता है, ये जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो विकास होगा वो सिर से पैर की ओर होगा। आपको क्वेश्चन मिला होगा कि विकास कैसे होता है, नीचे से ऊपर होता है, हाथ से पैर की तरफ होता है, या फिर सिर से नीचे की तरफ होता है। आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिला होगा अगर आपने प्रीवियस पेपर पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो बच्चे का विकास होता है वो कहाँ से होता है, वो अगर ये बच्चा है और ये इसके हाथ, ये इसके पैर, तो उस बच्चे का विकास कैसे होगा, सिर से लेकर पैर की तरफ होगा। क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है कि पैर से सिर की तरफ होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, और क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे मस्तनोमुखी। अब आप ये क्या कहेंगे कि जो विकास होता है वो तो सीधे से सीधा चलता है, सीधा विकास होता है, उल्टा तो विकास होता ही नहीं है। लेकिन वहाँ पे कॉन्सेप्ट आप ये भी समझिएगा कि अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है मस्तनोमुखी यानी कि सेफलोकॉर्डल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये बताना है, वो ये पूछ रहा है कि ये विकास क्या है, कैसे होता है इसके अंतर्गत विकास। तो वो क्या होता है, सर से लेकर पैर की तरफ होता है, ना कि सर से पैर की तरफ। सिर्फ सर से पैर की तरफ ही विकास होता है इसके अंतर्गत। एक और तरीका बताते हैं हम आपको, पर ये इस कॉन्सेप्ट को बहुत आराम से समझिएगा। इंग्लिश में भी आपको ये इस तरीके के मिलते हैं वहाँ पे। फिर आप लोग ये कहोगे कि मस्तनोमुखी की इंग्लिश नहीं बताई आप लोगों ने। अब आप ये समझिए, ये मैंने बच्चा बताया था, यहाँ पे मैंने क्या बताया अभी, किस बच्चे का विकास होगा सर से लेकर पैर की ओर। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये सिर्फ सीधा सीधा इसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि बच्चे का जो भ्रूण होता है, भ्रूण से लेकर बच्चे का विकास होता है पहाड़, यानी कि फिर उसके बाद अवस्थाएं स्टार्ट हो जाती हैं। इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं कि बच्चे पहले भ्रूण में होगा, फिर उसके बाद छोटा होगा, फिर उसके बाद और बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा। यानी कि इसका जो विकास होता है ना, वो एक क्रम में चलता है। क्रम का मतलब ये मत समझिएगा कि पहले उसका हाथ होगा, उसका पैर होगा, नहीं। क्रम का मतलब पहले भ्रूण से होगा और फिर उसका पूरी लाइफ इस तरह चलता रहता है। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करता है तो हमेशा स्पाइरल में विकास होता है, कभी भी एक सीधी रेखा में आपको विकास नहीं मिलेगा। स्पाइरल का मतलब क्या होता है कि बच्चे का यहाँ विकास हुआ बहुत स्पीड से, ज़रूरी नहीं कि वो आगे 2 साल में भी उसका स्पीड से विकास होगा, फिर धीरे होगा, फिर तेज होगा, फिर धीरे होगा, फिर तेज होगा। तो इसलिए स्पाइरल में चलता है, कभी एक सीधी रेखा में विकास नहीं होता। कि अगर आपकी स्पीड यहाँ विकास करने की, अगर चलो हाँ, ऐसा तो नहीं है कि अगर आपका विकास हो रहा है वो आपकी एक सीधी रेखा में यहाँ तक चल रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका भ्रूण में भी इतना ही विकास हुआ, आपका 2 साल का बच्चा हुआ वो भी इतना ही हुआ, इसका बाल्यावस्था में पहुँचा तो भी इतना ही हुआ, फिर उसके बाद किशोरावस्था में गया तब भी इतना। क्या आपको लगता है कि जो भ्रूण में विकास हुआ था इतना ही किशोरावस्था में विकास होता है? किशोरावस्था एक बच्चे की ऐसी अवस्था होती है जिसमें बहुत ज़्यादा चेंज होता है। अगर आप एक छोटे बच्चे की तुलना किशोरावस्था से करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि उसमें कितना डेवलप हुआ, कितना उसमें विकास हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो विकास सीधी रेखा में चला, नहीं, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से स्पाइरल में चलता है वो विकास। और आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा हुआ भी है पहले कि विकास कैसे होता है, विकास क्या एक सीधी रेखा में चलने वाला होता है या फिर एक स्पाइरल या घुमावदार होता है? तो विकास हमेशा क्या होता है, घुमावदार होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी बहुत टाइम तक विकास ही नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि विकास रुक जाता है। ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि आप 2 साल के बच्चे हैं, आप 2 साल के बच्चे हैं और आपके 4 साल में होना वो ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं होता कि आपका ये विकास इसी साल में होना ज़रूरी है। कभी कभी वो 5वें साल में भी होता है, उतना ही विकास हो जाएगा स्पीड से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कम हुआ फिर ज़्यादा हुआ एकदम से। तो इस तरीके से घुमावदार अवस्था में चलता है विकास हमेशा। अगर आप मेरे वीडियो को सुन भी रहे होंगे ना, तब भी आप लोगों के देखें, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन साथ साथ में भी करेंगे तो आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी यहाँ से। अगर आप लिखना चाहेंगे तो और भी अच्छी बात है आप लोगों के लिए।
लेकिन हमारे इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उसके साथ अभी हमने क्या पढ़ा था, निश्चित प्रतिरूप पढ़ा था। सबसे पहले हमने एक चीज़ पढ़ा दी, सेफलोकोडल्स। इसका मतलब क्या होता है कि सिर से लेकर पैर की ओर आपका विकास होता है, भ्रूण से लेकर आगे अवस्थाएं चलती हैं। ऐसा नहीं है कि वो भ्रूण ही चलता रहेगा, आगे बहुत सारी अवस्थाएं चलती रहती है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, और उसके बाद वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, ऐसी अवस्थाएं चलती है। लेकिन इसका एक और दूसरा रूप क्या है, इसका दूसरा रूप है निकट दूर। निकट, ये आपको ज़रूर मिला होगा, निकट दूर। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक विकास है। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रॉक्सी, PROXIMODISTAL, प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये ऐसा होता है कि अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं ना तो आप लोगों की समझ में आसानी से आ जाता है। इसीलिए दोनों चीज़ों के कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको इंग्लिश में भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसकी हिंदी इन्होंने कुछ और बना दी, लेकिन इंग्लिश का ट्रांसलेट तो यही समझेगा ना कि वो इंग्लिश का बिल्कुल एक्यूरेट यही समझा जाता है और कोई नहीं होता। लेकिन हिंदी के तो बहुत सारे रूप होते हैं, कुछ भी रख देते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब समझिएगा क्या होता है। आप लोगों के चाहे इसके लिए टाइम हमें ज़्यादा लगना पड़े, हमें 2 वीडियो हम अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। अगर हमने निश्चित प्रतिरूप पढ़ा है तो वो आपके आसानी से समझ आनी चाहिए, विकास समझ आना चाहिए, अधिगम भी समझ आना चाहिए। इसके लिए हमारी वीडियो चाहे हम दोबारा भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए वो सारी चीज़ें। अब इसका मतलब क्या हुआ, निकट दूर का मतलब आपसे पूछे कि निकट दूर का मतलब क्या होता है। आपसे एक बार एक आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि बच्चे का विकास सर से पैर की ओर होता है। ये विकास की कौन सी अवस्था है, कौन सा सिद्धांत है, उसमें आपको निश्चित प्रतिरूप ना मिला, उसमें मिला सीधा सीधा आपको क्या मिलेगा, मस्तकाधोमुखी यानी कि सेफलोकोडलस आपको मिलेगा। लेकिन वहाँ अगर ये भी मिला आपको प्रॉक्सी, तो आप थोड़ा सा अगर नहीं कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, निकट दूर का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे का विकास होता है वो केंद्र से दूर की ओर होता है। यानी कि वो क्या कह रहा है कि आपका जो विकास होगा वो केंद्र से बाहर की ओर होगा। अगर आपसे पूछ रहा है अंदर से बाहर, तब भी वही होगा, केंद्र से बाहर पूछ रहा है तब भी वही होगा। लेकिन इसका मतलब आपको समझ आना चाहिए कि सेफलोकोडल्स का मतलब क्या होता है कि सर से पैर की ओर। और अगर आपसे पूछ रहा है दूसरा केंद्र से बाहर, अंदर से बाहर पूछ रहा है या पास से दूर पूछ रहा है, तो वो क्या होता है, निकट दूर होता है। ये दोनों ही निश्चित प्रतिरूप के 2 सिद्धांत होते हैं, इसको आपको समझना जरूरी है। इसलिए समझना है क्योंकि इससे बहुत बार आपके देखना आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे इसी से ही, और इंग्लिश के पेडागोजी में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रीवियस पेपर में। क्योंकि इसमें पहले माना जाता है कि जो प्रॉक्सी वाला होता है इसमें कहते हैं कि शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है, यानी कि अंदर से होता है पहले, बाहर आपको बाद में दिखाई देता है, लेकिन पहले तो उसका अंदर ही डेवलप हो जाएगा तभी तो वो आपको बाहर की ओर दिखाई देगा, या फिर पहले बाहर हो जाएगा तब अंदर विकास होगा। पहले तो उसके लिए काफ़ी परिवर्तन होते हैं, अंदर ही अंदर परिवर्तन होते हैं। इसीलिए तो बोला जाता है कि जो किशोरावस्था काल होती है वो बहुत ज़्यादा तूफ़ानी होती है। तूफ़ानी का मतलब बहुत चेंजेस होते हैं। कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि उस तूफ़ानी से संघर्ष करते करते थक जाते हैं। ये बहुत सारे राइटरों ने भी बोला है कि हर कोई संघर्ष से झेल नहीं पाता है, क्योंकि अंदर एकदम से जब ये किशोरावस्था में स्टूडेंट पहुंचते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मेंटली होती हैं, फिजिकली होती हैं, बहुत सारे चेंजेस उनको मिलते हैं। तो इसलिए उनको बहुत आसानी से समन्वय करना ज़रूरी है इसके साथ साथ। तो इसके वाले जो अगले वाले सिद्धांत है ये हम कल पढ़ाएंगे आपको, इसको आराम से पढ़िएगा, निश्चित प्रतिरूप इसको आराम से पढ़िएगा जाके, और फिर सामान्य, फिर विकास की कुछ अवस्थाएं, कुछ अविराम परिक्रियाएं, ये सारी चीज़ें हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। लेकिन पहले आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है, और शेयर
अवश्य कीजिए। और स्पेशली उन स्टूडेंट को ज़रूर कीजिएगा जो अपनी सीटेट, यूपीटेट या टीचर की कोई भी वैकेंसीज़ कर रहे हैं, उनके लिए उनको ज़रूर कीजिएगा। और हमें कमेंट्स कीजिएगा कि आपको ये हमारा प्रोसेस समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर किसी और तरीके से भी पढ़ाया जा सकता है या फिर नहीं, ये आपको हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि समझना आपको है, समझ आना चाहिए आपको। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।